हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भौतिक के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यहाँ पर बताना है आपको निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है अभिसारी, बी अपसरी, सी उत्तल, डी बायोफोकल। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो अपसरी लेंस से किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो अभिसारी लेंस से किया जाता है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बताना है आपको चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी काला, डी हरा। तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण वहाँ प्रकाश का परिक्रमण नहीं हो पाता है, जिसके कारण आसमान काला दिखाई पड़ता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना है आपको जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश का परिकिरण, डी प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आसमान नीला दिखाई पड़ता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मृग मरीचिका किसके कारण बनता है। यहाँ पर बताना है आपको मृग मरीचिका किसके कारण बनता है। यहाँ पर ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सी प्रकाश का परिकिरण, डी प्रकाश का परावर्तन। तो मृग मरीचिका किसके कारण बनता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। मृग मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशीय तरंग है। यह रेगिस्तान में पाया जाता है। वहाँ पर देखने पता चलता है कि कुछ दूरी पर पानी है, लेकिन वहाँ पर जाने पता चलता है कि यहाँ पानी नहीं बल्कि आगे पानी है। फिर वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि आगे पानी है। यह मृग मरीचिका के कारण होता है। इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में किस रंग का परिक्रमण सबसे अधिक होता है। यहाँ पर बताना है आपको वायुमंडल में किस रंग का परिक्रमण सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी नीला। तो वायुमंडल में किस रंग का परिक्रमण सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में किस रंग का परिक्रमण सबसे कम होता है, तो लाल रंग का होता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रिज्म की कितने सतह से घिरा होता है। यहाँ पर बताना है आपको एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है, तो ये जो प्रिज्म है ये 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म का प्रत्येक सतह कितनी डिग्री कोण का होता है। तो ये जो प्रिज्म प्रत्येक सतह है प्रत्येक सतह 60 डिग्री कोण का होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर बताना है आपको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी बड़ विक्षेपण, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का परिकिरण। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है आपको सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 9, इंद्रधनुष में बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? यहाँ पर बताना है आपको इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ पर ऑप्शन ए लाल, बी बैंगनी, सी नीला, डी पीला। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे बाहर कौन सा रंग होता है? लाल है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो बैगनी है। यहाँ पर देखिए बैगनी है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। तो जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश, देखिए जब प्रिज्म है यहाँ से श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यहाँ पर बताना है आपको जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी नारंगी, डी बैगनी। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, देखिए जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग का जो बैगनी रंग है वह काफ़ी अधिक विचलित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जब श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल होता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? यहाँ पर बताना है आपको किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी नारंगी, डी बैगनी। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यहाँ पर बताना है आपको किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी नारंगी, डी बैगनी। तो किस रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष हुआ है? यहाँ पर बताना है आपको जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी मोतियाबिंद। तो जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो मोतियाबिंद हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यहाँ पर बताना है आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी समतल लेंस। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाईफोकल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी समतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी समतल लेंस। तो यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब एक ही वस्तु जब कई जगहों पर दिखाई पड़े तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर बताना है आपको जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी अभिमुखता, डी जरा दृष्टि दोष। तो जब एक ही वस्तु जब कई जगहों पर दिखाई पड़े तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो अभिमुखता हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, जब दूर की वस्तु तथा नज़दीक की दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर बताना है आपको जब दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी अभिमुखता, डी जरा दृष्टि दोष। तो जब दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो जरा दृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर बताना है आपको जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी अभिमुखता, डी जरा दृष्टि दोष। तो जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर बताना है आपको जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी अभिमुखता, डी जरा दृष्टि दोष। तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है? यहाँ पर बताना है आपको स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यहाँ पर बताना है आपको स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे भी याद रखना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? यहाँ पर बताना है आपको पुतली को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पर ऑप्शन है रेटिना, बी आइरिस, सी नेत्रगोलक, डी कार्निया। तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है रेटिना, बी आइरिस, सी नेत्रगोलक, डी कार्निया। तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कार्निया दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ पर बताना है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ पर ऑप्शन है उल्टा छोटा एवं वास्तविक, बी उल्टा बड़ा एवं काल्पनिक, सी सीधा छोटा एवं वास्तविक, डी सीधा बड़ा एवं काल्पनिक। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा छोटा एवं वास्तविक बनता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर बताना है आपको मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रेटिना या दृष्टिपटल, बी आइरिस, सी नेत्रगोलक,
डी कार्निया। तो मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? यहाँ पर बताना है आपको मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी समतल लेंस। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है उत्तल लेंस किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, इसे भी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।